नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है महाकवि कालिदास। क्या नाम है? महाकवि कालिदास। उसके लेखक का नाम है नरपत बारहट हडबेचा। आई रिपीट, नरपत बारहट हडबेचा। तो विद्यार्थी मित्रों, कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि है। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिलती। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। इस कृति से हमें यह मैसेज मिलता है, हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। यानी किसी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मूर्ख नहीं मानना चाहिए। वही बच्चा बड़े होकर महाकवि भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी बन सकता है और न जाने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाल मित्रों, ओपन योर टेक्स्ट बुक, सी द पेज नंबर 89। सी द पेज नंबर 89। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। यानी कालिदास को हम संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं, लेकिन स्वयं कालिदास ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए थे। यह भी एक कवि का नाम है, बाण। ये संस्कृत में कवि है, तो उन्होंने उल्लेख किया है। इसका मतलब कालिदास बाण से पहले हुए थे। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। तो अभिभावक का मतलब होता है बच्चों के पारिवारिक रक्षक, या हम रक्षक कह सकते हैं। स्वयं कालिदास ने अपने रक्षक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। तो आपने विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। मतलब ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज, उसके समय पर कालिदास का जन्म हुआ था, उसके समय पर कालिदास थे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। यानी 365 ईस्वी सन तथा मृत्यु 445 ईस्वी सन माना है। मतलब इसका कोई आधारभूत प्रमाण नहीं है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, अभी जो उज्जैन है, उसको माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। ये मेघदूत संस्कृत का एक महाकाव्य है, ये कालिदास ने लिखा है। तो उसके अंदर भी उन्होंने उज्जैनी होकर बादल को क्योंकि बादल को उन्होंने संदेशावाहक बनाया था, मैसेंजर बनाया था, तो उसमें उज्जैनी का उल्लेख आता है। तो ये हम मान सकते हैं कि कालिदास का जन्म स्थान
अभी जो वर्तमान में उज्जैन है वहां पर हो सकता है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। ये विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, यानी उनकी प्रजा सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। ये आपने विक्रम संवत का नाम सुना होगा और कैलेंडर में भी देखा होगा, बराबर। तो ये विक्रम संवत जो चल रहा है वो राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। जैसे ईसवी सन चल रहा है, ईसवी सन मतलब यीशु ख्रिस्त के बाद का जो समय है जो ईसवी सन के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही राजा विक्रमादित्य जो थे उन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। यानी विक्रमादित्य जो राजा थे उनके शासन काल में जो था वो सुवर्ण काल था, यानी गोल्डन पीरियड था पूरे भारत का। तो उसमें साहित्य और कला की उन्नति हुई थी और लोग ज्यादा सुखी थे और भारत एक वैभवशाली देश था। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। यानी कि कौन से राजा के समय में? राजा विक्रमादित्य के समय में। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले, बुद्धू मतलब मूर्ख, बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। यानी दरबारी कवि जो भी थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में, उनमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। यानी कुल कितने थे? नवरत्न मतलब 9 कवि थे, लेकिन कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था। जिस डाल पर बैठते उससे ही काटते थे। यानी पेड़ पर जिस डाल पर वो बैठते थे उसी को वो काटते थे, मतलब वो इतने मूर्ख थे, बराबर। अपनी बुद्धि का प्रयोग वो नहीं करते थे। जिस डाल पर आप सोचो, जिस डाल पर हम बैठे, अब उसी डाल को काटेंगे तो क्या होगा? खुद ही गिर जाएंगे। तो कालिदास भी ऐसा करते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बने गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। अब देखो कालिदास, तो कालिदास में कालिका दास, यानी जो एक देवी है काली माता, उसका दास, बराबर। इसका कालिदास नाम से ही पता चलता है कि कालिदास मतलब कालिका दास। काली कौन? काली माता देवी का नाम है, उनका दास। तो अब जो कहानी है कालिदास की, बुद्धू से मूर्ख से बुद्धिमान होने की कहानी, बुद्धू से विद्वान होने की कहानी, पंडित होने की कहानी, वो अब शुरू होती है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे जिनका नाम था शारदानंद। ये आपको याद रखना है। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। अब विद्योत्तमा, इसका मतलब होता है विद्या में उत्तम। विद्योत्तमा का मतलब क्या होगा? विद्या में उत्तम। तो उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी, यानी रूप और गुण दोनों थे, और पंडित भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। यानी उसके रूप, इसका विद्योत्तमा थी, उसका रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। उसको अभिमान था कि उसका रूप, गुण और ज्ञान का उसको अभिमान था, घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी
कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसने अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा की थी। कौन सी घोषणा की थी? कि जो उसे शास्त्रार्थ में, मतलब शास्त्र की चर्चा में जो उसे हरा देगा उसके साथ वो विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां के विद्वान आते गए और उनसे शास्त्रार्थ होता रहा। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 90, यानी विद्योत्मा से विवाह करने के लिए बड़े बड़े पंडित उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। क्योंकि ये जो विद्योत्मा थी वो बड़ी घमंडी थी, तो वो जो पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे उनका वो इंसल्ट करते थे, अपमान करते थे। तो पंडितों ने सोचा इसका कुछ बदला लिया जाए। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए। यानी विद्योत्मा को अपने विद्या का घमंड है ना, तो उसकी शादी किसके साथ करवा जाए? मूर्ख के साथ। तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। यानी एक मूर्ख युवक मिल गया। कैसे पहचाना उसको? वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। यानी यह जो युवक था वो पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को वो काट रहा था। तो विद्वानों ने सोचा ये तो मूर्ख शिरोमणि है, इससे बड़ा मूर्ख मिलने वाला नहीं है। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। यानी कालिदास को, ये कालिदास ही था वो युवक, उसको राजी किया विद्योत्मा से विवाह करने के लिए। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा। उसको क्या करना है? साइलेंट रहना है, मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है और गूंगा बना रहेगा। वो उसको गूंगा रहना मतलब मौन रहना है, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। अब आगे देखते हैं। राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका इंट्रोडक्शन दिया और परिचय में क्या कहा? ये हमारे गुरु हैं और ये बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, यानी ये मौन ही रहेंगे और इशारों से ही बात करेंगे। विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। विद्योत्मा ये समझ नहीं सकी कि पंडितों ने छल किया है, कपट किया है और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। यानी विद्योत्मा ने एक उंगली इशारे से दिखाई, जिसका मतलब क्या होता है? एक उंगली मतलब ईश्वर एक है। अब देखो आगे क्या होता है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। मूर्ख युवक ने समझा, क्या समझा? ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया। तो कालिदास ने मनोमन सोचा कि ये मेरी एक उंगली दिखा रही, मतलब एक आंख फोड़ डालना चाहती है। तो कालिदास ने दो उंगली दिखाई, मतलब तुम मेरी एक आंख फोड़ डालोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, इसका मतलब ये होता है। लेकिन पंडितों ने कुछ अलग बताया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। अब इसका मतलब
चेंज कर दिया। रियल मतलब क्या था कालिदास का कि अगर आप मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दो आंख फोड़ दूंगा। लेकिन पंडितों ने कौन सा आंसर दिया कि हमारे गुरुजी का कहना है ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया, यानी 5 तत्व है। आपको 5 तत्व जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये सब 5 तत्व है, वो आपको पता है। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया कि अगर तुम मुझे चांटा मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यानी 5 तत्व अगर अलग अलग होते हैं तो इससे सृष्टि का निर्माण होता नहीं है। तो आप देखो, हर एक जवाब रियलिटी अलग है और पंडित कुछ अलग समझा रहे हैं। बाल मित्रों, 5 तत्व तो नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 आकाश, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल और नंबर 5 वायु। ये 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। हमारी जो बॉडी है, खुद की बॉडी, वो भी ये 5 तत्वों से बनी है। और यहां पर एक उंगली दिखाई विद्युत्मा ने, तो इसका मतलब क्या था, ईश्वर एक है। और कालिदास ने क्या समझा, ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, तो उसने 2 उंगली दिखाई, मतलब तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगी, बराबर। तो पंडितों ने उसका आंसर क्या दिया, 2 उंगली मतलब ईश्वर और जीव 2 है। फिर विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई। 5 उंगली का मतलब होता है 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। तो मूर्ख ने क्या समझा कि ये मुझे तमाचा मारना चाहती, चांटा मारना चाहती है। तो उन्होंने मुट्ठी बांधकर कहा, अगर तुम मुझे तमाचा मारोगी तो मैं घूंसे से जवाब दूंगा। तो घूंसे का इशारा किया, मुट्ठी बंद करके इशारा किया। पंडितों ने अर्थ को चेंज कर दिया कि आपने 5 उंगलियां मतलब 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 1 हम यहां तक रखते हैं। तो पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।